नमस्कार। झूठ आजकल एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। लोग समझते हैं झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। और ये झूठ राजनीति में इतने बेशर्मी से बोले जा रहे हैं कि इसके लिए इस देश के शहीदों को भी बख्शा नहीं जाता। जैसे एक चर्चा आमतौर पर जो सुनने में आती है वो ये कि क्या शहीद भगत सिंह को फांसी होने से बचाया जा सकता था। इसमें अलग अलग तरह के आरोप लगते हैं कि यदि गांधी जी चाहते तो उनको फांसी ना होती, कांग्रेस अगर कोशिश करती तो उनको फांसी ना होती। अगर आप ध्यान से ये तर्क देने वाले लोगों को देखें तो ये पाएंगे कि वो बहुत बड़ी संख्या में आरएसएस से जुड़े होते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसके कारण है कई। आज हम सच के मंच पर 4 सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि ये आरोप लगाने वाले आरएसएस के लोगों ने खुद शहीद भगत सिंह के लिए क्या किया था। दूसरे, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था जो उनका विरोधी दल था उस वक्त। गांधी जी ने क्या किया था और इस सारे मुद्दे पे दूसरे लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएसएस ने शहीद भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए क्या किया था। पूरे ऐतिहासिक दस्तावेजों में आप छान लीजिए, गूगल कर लीजिए, किसी आरएसएस के नेता ने या आरएसएस संगठन ने शहीद भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए प्रयास नहीं किया। कभी कोई चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी नहीं, कोई बयान पब्लिक में नहीं दिया कि उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि उनकी प्रशंसा में भी कोई शब्द नहीं कहे। इसके कुछ सबूत आप देखिए कि क्यों शहादत को ये एक ठीक चीज मानते ही नहीं है। शहादत के बारे में आरएसएस के विचार क्या है ये देखिए। गोलवलकर जो 33 साल तक आरएसएस के प्रमुख रहे, 40 से 73 तक, वो अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट में लिखते हैं, और ये भगत सिंह के फांसी पे चढ़ने के बाद की पुस्तक है, कि शहीद होने वाले लोगों को हमारे समाज में आदर्श के रूप में नहीं देखा जाता। हम उनकी शहादत को महानता के उच्चतम स्तर पर नहीं देखते कि कोई उसकी चाह करे, क्योंकि आखिर तो वे अपने मकसद में नाकाम हुए हैं, और नाकामी का अर्थ है कि उनमें कोई भारी खोट था। बंच ऑफ थॉट्स, गोलवलकर। श्री गुरु समग्र दर्शन भाग 1 में वो कहते हैं, राष्ट्र के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए कुर्बानी समाज के प्रति सोच में कोई योगदान नहीं देती है। अब आप समझ सकते हैं कि आरएसएस के 95 साल के इतिहास में, 97 साल के इतिहास में क्यों एक भी व्यक्ति ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए शहादत नहीं दी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद देखिए जेल जाने के बारे में उनके क्या विचार है। सीपी भिशिकर की एक पुस्तक है संघ वृक्ष के बीज, डॉक्टर केशवराव हेडगेवार। उसमें हेडगेवार का बयान है कि देशभक्ति का अर्थ सिर्फ जेल जाना नहीं है, ऐसी सतही देशभक्ति से प्रभावित होना सही नहीं है। बाला साहब जो 70 के दशक में आरएसएस के तीसरे प्रमुख रहे, वो एक कहानी सुनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार से उनकी बातचीत हुई। वो कहानी क्या है? जब भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सजा हुई, उस समय हमारे दिल उत्तेजना से इतने भर गए कि हम कुछ मित्रों ने कुछ करने की शपथ ली और कुछ खतरनाक योजना बनाई। हमने डॉक्टर जी यानी हेडगेवार को अपने फैसले के बारे में बताया। उन्होंने हमारी बैठक ली और हमारी मूर्खतापूर्ण योजना को छोड़ने और संघ के काम की उत्तमता का हमें एहसास करवाया। छोड़ो इसको, संघ का काम करो, आरएसएस का। इससे आपको यह भी समझ में आता है कि जेल जाने से भी ये लोग कितने डरते थे, और क्यों किसी भी संभावना के लिए फौरन माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि ये जेल जाने को भी मूर्खता समझते थे। ऐसे हालात में उनके बयानों का ना मिलना, उनका शहीद भगत सिंह के प्रति किसी तरह की सहानुभूति ना होना अस्वाभाविक नहीं है, नेचुरल है।
और इसलिए वो आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं और उनको लगता है कि शहीद भगत सिंह एक बहुत बड़े आइकॉन है देशभक्ति के, इस देश के लिए, तो उनके प्रति सहानुभूति दिखाना तो मामूली बात है, वो उन्हें अपना खुद का आइकॉन पेश करने की कोशिश करते हैं कि वो भी राष्ट्रवादी थे, हम भी राष्ट्रवादी हैं। जबकि सच ये है कि शहीद भगत सिंह असल में देशभक्त थे, वो राष्ट्रवादी नहीं थे, वो देशभक्त थे, वो मानवतावादी थे, वो पूरे समाज में बदलाव के लिए काम करते थे, जो इनकी विचारधारा के एकदम उलट है। उसकी चर्चा हम एक दूसरे एपिसोड में करेंगे। लेकिन यह साफ है कि गांधी जी और कांग्रेस पर सवाल उठाने वाले ये आरएसएस के लोगों ने कभी भी शहीद भगत सिंह के फांसी होने से पहले और फांसी होने के बाद आजादी तक उनके हित के लिए उनकी प्रशंसा में कोई शब्द नहीं बोला। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भगत सिंह की फांसी टलवाने के लिए कुछ कोशिशें की कि नहीं, आइए नजर डालते हैं। ये कुछ तथ्य हैं, कुछ दस्तावेज आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आपको अनेकों पब्लिकेशंस में उनका जिक्र है। प्रीवी काउंसिल में अपील नामंजूर होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी 1931 को वायसराय इरविन के सामने दया याचना दाखिल की। नेहरू जी, पंडित नेहरू, जिनके बारे में आरएसएस के लोग कहते हैं कि वो कभी शहीद भगत सिंह से मिलने जेल नहीं गए, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते हैं कि भगत सिंह से मिलने जेल नहीं गए कभी भी नेहरू जी। जबकि सच्चाई ये है कि 8 अगस्त 1929 को मियांवाली जेल में भगत सिंह और उनके साथियों से पंडित नेहरू मिले थे और उन्होंने बाहर आके एक मीटिंग में कहा, इन नायकों की तकलीफ देखकर मैं बेहद दुखी हूं। इन्होंने इस संघर्ष में अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके बलिदान को सफलता मिलेगी। कांग्रेस के प्रस्ताव पर भगत सिंह ने 116 दिन चली भूख हड़ताल 5 अक्टूबर 1929 को समाप्त कर दी। यानी न सिर्फ कांग्रेस और भगत सिंह लगातार संपर्क में थे, बल्कि एक दूसरे की राय का सम्मान भी करते थे। फांसी लगने से ठीक पहले भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ मेहता को पंडित नेहरू और नेताजी बोस को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद कहने को कहा था। और जो एक बात सबसे ज्यादा कहते हैं ये लोग कि गांधी जी ने शहीद भगत सिंह की फांसी टलवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये तथ्य है कि नमक सत्याग्रह के कारण 5 मई 1930 को अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में डाल दिया था और वो 26 जनवरी 1931 को, यानी भगत सिंह की फांसी के 2 महीने पहले जेल से बाहर आए। लेकिन जेल जाने के एक दिन पहले केस पर विशेष ट्रिब्यूनल बैठाने के फैसले पर गांधी जी ने वायसराय इरविन की आलोचना करते हुए लिखा कि वे भगत सिंह की ट्रायल का शॉर्टकट अपना रहे हैं, यानी उसको जल्दी से जल्दी फांसी दे देना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उसको सजा देना चाहते हैं, यानी उनकी नीयत में खोट है। ये उनके लेख से जाहिर था। जेल से आने के बाद 31 जनवरी 1931 को इलाहाबाद में वो भाषण में कहते हैं, फांसी तो छोड़ो, उन्हें जेल में भी नहीं होना चाहिए, यानी उनको रिहा किया जाना चाहिए। 14 फरवरी 1931 को वो अपने सचिव महादेव देसाई को तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और एमआर जयकर के पास भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए सहयोग मांगने के लिए भेजते हैं। 18 फरवरी 1931 को गांधी जी ने इरविन को कहा, यदि आप वर्तमान माहौल को बेहतर देखना चाहते हो तो आपको भगत सिंह की फांसी पर रोक लगानी चाहिए। 7 मार्च 1931 को वो लिखते हैं, मैं किसी भी हालात में किसी को भी फांसी के विरुद्ध हूं, भगत सिंह जैसे बहादुर इंसान की तो दूर की बात है। 20 मार्च 31 को भगत सिंह के विषय में गृह सचिव हर्बर्ट एमरसन से लंबी बात करते हैं गांधी जी, फांसी टलवाने की संभावनाओं के बारे में। 21 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन का कार्यक्रम वाइस इरविन से मिलने के लिए टालते हैं गांधी जी और उनसे फांसी के फैसले पर पुनर्विचार करने की याचना करते हैं। 21 मार्च 31 को गांधी जी ने स्वयं पत्र लिखकर आसफ अली के हाथ लाहौर भेजा ताकि उनके फांसी पर पुनर्विचार हो सके।
22 फरवरी 1931 को गांधी जी इस विषय पर बात करने के लिए फिर इरविन से मिलते हैं। इरविन ने गांधी जी को पुनर्विचार का विश्वास दिलाया। यह दस्तावेज है। 23 मार्च 31 को गांधी जी सुबह 1 बजे उठते हैं और अपने हाथ से पत्र लिखते हैं वायसराय इरविन को, और उसमें प्रिय मित्र कहकर उसको संबोधित करते हैं, जिसमें हवाला देते हैं कि जनता की राय की कदर कीजिए, आंतरिक अमन, क्रांतिकारियों द्वारा हिंसा त्यागने का प्रस्ताव, उनकी स्वयं की पोजीशन, न्याय प्रक्रिया में चूक और लॉर्ड इरविन के ईसाई भावना का वास्ता देकर भगत सिंह की माफी की मांग की। यानी उनको उनकी ईसाइयत तक का भी हवाला गांधी जी ने दिया। अब इतने तथ्य हैं कि अब सारे यदि उनके स्टेटमेंट्स और उठाएं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी, लेकिन ये कुछ बानगी हैं जो विशेष पत्र हैं या मीटिंगें हैं या उनके भाषणों के बयान हैं, जिनमें गांधी जी ने इस बात के प्रयास किए कि भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए, भगत सिंह को रिहा किया जाना चाहिए। अब इस मुद्दे पर दूसरे लोग क्या सोचते थे? आरएसएस और कांग्रेस को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो लोग जो सीधे उसमें भागीदार नहीं थे वो क्या सोचते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे, लेकिन वो अपनी पुस्तक भारतीय संघर्ष में लिखते हैं, गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास किए। ये उनका एक पैराग्राफ है इसके ऊपर। वायसराय इरविन ने 26 मार्च 31 को जब वो विदाई भाषण दे रहे थे एक होटल में, उसमें कहते हैं, सजा माफी के लिए गांधी जी ने पुरजोर कोशिश की और मैं इस बात पर हैरान हूं कि अहिंसा के पक्षधर होने के बावजूद वो हिंसा करने वाले व्यक्ति की इतनी शिद्दत से बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। फांसी के तुरंत बाद प्रकाशित हुआ जे.एन. सान्याल द्वारा जो जीवनी थी भगत सिंह पर लिखी गई, उसमें क्रांतिकारियों ने खुद गांधी जी के प्रयासों की सराहना की है। उस पुस्तक में जो शहीद भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद लिखी गई थी, ये सब उस वक्त के दस्तावेज हैं जिस वक्त ये घटनाएं हो रही थी, आज की बनाई हुई कहानियां नहीं है। इन सारी बातों से क्या स्पष्ट होता है? ये स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों के पक्षधर और आजादी की लड़ाई में किसी तरह का योगदान न देने वाले लोग जब शहीद भगत सिंह जैसे एक मॉडल को देखते हैं देशभक्ति के, तो उसको उसी तरह से अपनाने की कोशिश करते हैं जैसे किसी कांग्रेस के नेता को, चाहे वो नेताजी बोस हो, चाहे सरदार पटेल हो। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका वो इतिहास असल में अंधकारमय इतिहास है, जिसमें उन्होंने शहीद भगत सिंह के लिए किसी तरह की कोई प्रशंसा या सहानुभूति या एक तरह से जिसको सकारात्मक सोच कहते हैं वो नहीं दर्शाई। नहीं तो कम से कम आज इतिहास में उनको ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि कांग्रेस ने या गांधी जी ने शहीद भगत सिंह की फांसी टालने के लिए कुछ नहीं किया। धन्यवाद।